नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही हुई बाधित। लोकसभा में पहले ही दिन नहीं चल सका प्रश्नकाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्डोवा की यात्रा पर अपनी समकक्ष के साथ करेंगी मुलाकात। मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों को करेंगी संबोधित। पनामा के विदेश मंत्री 5 दिवसीय भारत दौरे पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से करेंगे मुलाकात। सोलह साल बाद स्पेन बना विश्व चैंपियन। अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। अतिरिक्त समय में फेरान टोरेस ने दागा ऐतिहासिक विजयी गोल। और देश के उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर इलाकों में मानसून सक्रिय। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। और सबसे पहली और बड़ी खबर है संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जिसकी शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में प्रश्नकाल बाधित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि संसद सार्थक चर्चा हो और संवाद के लिए है। नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। मैं सबको उचित समय देता हूं। सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। वहीं राज्यसभा में आज कार्यवाही की शुरुआत नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ हुई। गुजरात से बीजेपी के मुकेश भाई रथवा, कर्नाटक से कांग्रेस के पवन खेड़ा और मध्य प्रदेश से बीजेपी के महेश केवट समेत विभिन्न सांसदों ने शपथ ली। उच्च सदन में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इसके बाद उच्च सदन में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि आज से शुरू हुए संसद के सत्र के दौरान दोनों ही सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में आज उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। विधेयक को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन अधिनियम 1956 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। वहीं उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। इसके माध्यम से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध है। राज्यसभा में पेश होने वाले राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 के बारे में आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में इस संशोधित विधेयक को पेश करेंगे और वंदे मातरम को मिलने वाला है, जैसे कि जनगण मन में का जैसे संरक्षण जो 1971 के कानून में है। राष्ट्रगान जैसे मिलेगी कानूनी सुरक्षा वंदे मातरम को, और साथ ही साथ राष्ट्रीय गीत के अपमान पर होगी सख्त कार्रवाई। 3 साल तक की जेल हो सकती है और साथ ही इस संशोधित विधेयक में जुर्माने का भी प्रावधान है। दोबारा अपराध करने पर न्यूनतम 1 साल की सजा भी हो सकती है। 1971 के अधिनियम में किया जाएगा इस संशोधित विधेयक जो प्रस्तावित है उसमें संशोधन। कानून में जोड़ा जाएगा राष्ट्रीय गीत शब्द। पहले केवल ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान थे संरक्षित, लेकिन इस संशोधित विधेयक जो कि प्रस्तावित है वहां वंदे मातरम को मिलेगा समान वैधानिक दर्जा। संविधान सभा ने दिया था गीत को सम्मान और 150वीं वर्षगांठ पर आया है ये संशोधन प्रस्ताव।
इसके साथ एक और महत्वपूर्ण विधेयक है और वो है लोकसभा में आज उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026, जिसको पेश किया जाएगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए इसके विशेषता आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज संख्या संशोधन बिल 2026 है, आज पेश होगा ये संशोधन विधेयक। अब ये संशोधन विधेयक कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जज इस जो नया विधेयक है, संशोधित विधेयक, उसमें बढ़ाए जाएंगे। जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 होगी। स्वीकृत संख्या में जो मुख्य न्यायाधीश है वे भी शामिल हैं। वर्तमान में सीजेआई के अलावा 33 जज हैं। लंबित मामलों का बोझ घटाने की तैयारी इस संशोधित विधेयक जो प्रस्तावित है उससे की जा रही है। मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, साथ ही 1956 का जो पुराना कानून है उसमें बदलाव किया जाएगा। विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा। तो मामलों की सुनवाई में तेजी आने से जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या यहाँ 34 से 38 बढ़ाई जा रही है, उसमें कोशिश यही है कि जो भी लंबित मामले हैं उनमें तेजी आए और जो 1956 का कानून है जो अभी इफेक्टिव है और जो प्रस्तावित कानून है उसमें 38 जजों की बात की जा रही है। साथ ही मई में कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी और मंजूरी के बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई और अध्यादेश के बाद 5 जजों की नियुक्ति हुई। विधेयक पारित करने के लिए बहुमत जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट में जजों की बढ़ाने की संख्या को लेकर ये संशोधित विधेयक 2026 जो प्रस्तावित है, जिसे आज कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में पेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुछ जरूरी बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को उचित मंच मिलता रहे। समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे। वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे शुरू होनी थी। 12 बजे शुरू होकर दोनों सदनों की कार्यवाही अब 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद का जो मॉनसून सत्र है उससे शुरू होने से पहले प्रेस को संबोधित किया और वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट स्टार्टअप की उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने
28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता। कॉलर ट्यून तो सभी लगाते हैं, जिनमें अक्सर फिल्मी गीत होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉलर ट्यून क्या है? भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल ने एक वीडियो साझा किया है। ये वीडियो स्काई रूट एरोस्पेस की टीम के साथ फोन कॉल के दौरान का है, जहां पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी की कॉलर ट्यून वंदे मातरम है। जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय गीत। जिसने भी ये सुना, उसके चेहरे पर मुस्कान और गर्व दोनों आ गए। हेलो हेलो सर। हेलो, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? हेलो, वी आर पवन एंड भरत फ्रॉम स्काई रूट। कौन बोल रहे हैं? सर, we are very privileged to hear you. First, your voice after the success. पवन, भारत और पूरी टीम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की विदेश यात्रा से जुड़ी हुई खबर के साथ। जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं। असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर, लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? मैम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करी सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में आज पूर्वी यूरोप में स्थित देश मोल्डोवा में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया सांडू के निमंत्रण पर हो रही यह यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्डोवा की पहली यात्रा है। इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। राष्ट्रपति के दिन की शुरुआत मोल्डोवा के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री मिहाई पोपशोई से शिष्टाचार भेंट के साथ होगी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजधानी चिसिनाउ स्थित राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी, जहां उनका औपचारिक स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया सांडू से मुलाकात करेंगी और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके अलावा वह मोल्डोवा गणराज्य की संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी मुलाकात करेंगी। वहां मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी।
इसके अलावा राष्ट्रपति एक व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और मोल्डोवा में रह रहे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी संवाद करेंगे। भारत और मोल्डोवा के बीच लंबे समय से सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की यह यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के साथ साथ उन्हें व्यापक साझेदारी के नए स्तर तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दोनों देशों के बीच कृषि, स्वास्थ्य सेवा एवं फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। माना जा रहा है कि यह यात्रा इन क्षेत्रों में आपसी सहयोग और नए अवसरों को बढ़ावा देगी। साथ ही अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मोल्डोवा के राष्ट्रीय नायक स्टेफान सेलमारे शी स्वांत स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगी। मोल्डोवा की हमारी विशेष कवरेज में आपको लिए चलते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक धरोहर स्थल जो आस्था, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम है। राजधानी किशिनाउ के बाहरी इलाके में स्थित 384 वर्ष पुराना चर्च ऑफ द अजम्पशन ऑफ द वर्जिन मैरी पूरी तरह लकड़ी से पारंपरिक काष्ठ वास्तुकला के आधार पर निर्मित है। यह चर्च मोल्डोवा की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान की जीवंत प्रतीक है। देखिए मोल्डोवा से हमारे संवाददाता शबीर डार की ये खास रिपोर्ट। राजधानी किशिनाउ के बाहरी इलाके में स्थित ये ऐतिहासिक चर्च वर्ष 1642 में बनाया गया था। लगभग 4 सदियों से ये युद्धों, राजनीतिक उथल-पुथल और समय की अनेक चुनौतियों का साक्षी रहा है। मूल गांव से इस चर्च को सावधानी पूर्वक अलग कर साल 2011 में यहां पुनः स्थापित किया गया ताकि इसकी ऐतिहासिक पहचान और पारंपरिक काष्ठ वास्तुकला को सुरक्षित रखा जा सके। आज ये चर्च मोल्डोवा की आध्यात्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और मध्यकालीन काष्ठ शिल्पकला का सशक्त प्रतीक बना हुआ है। सदियों से ऐसे चर्च केवल पूजा अर्चना के स्थान नहीं रहे, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। बदलते समय के बावजूद इन्होंने मोल्डोवा की धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को संजो कर रखा है। आज भी प्रत्येक रविवार यहाँ विवाह समारोह आयोजित होते हैं। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे नवविवाहित जोड़े और उनके परिवार इस ऐतिहासिक चर्च को जीवंत बना देते हैं, जहां आस्था, परंपरा और संस्कृति का सुंदर संगम दिखाई देता है। इस चर्च की काष्ठ वास्तुकला प्रकृति, आस्था और मानवीय सृजनशीलता के अद्भुत सामंजस्य को दर्शाती है। लकड़ी का प्रत्येक स्तंभ, बारीक नक्काशी और कलात्मक संरचना सदियों पुरानी कारीगरी, श्रद्धा और उत्कृष्ट शिल्प कौशल की कहानी कहती है। भारत और मोल्डोवा के बीच लगातार मजबूत हो रहे सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों के बीच ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें उन साझा मानवीय मूल्यों की याद दिलाती हैं जो दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं को आस्था, शांति और विरासत संरक्षण के सूत्र में जोड़ते हैं। करीब 4 सदियों से अडिग खड़ा ये चर्च केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मोल्डोवा की सांस्कृतिक स्मृति, पारंपरिक काष्ठ वास्तुकला और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। इतिहास और विरासत को सहेजने की ये प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। शबीर डार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मोल्डोवा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक पाती लिखी है। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने युवाओं से कौशल विकास को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की सर्वाधिक युवा शक्ति वाला उत्तर प्रदेश कौशल से जुड़कर न केवल विकसित प्रदेश बनेगा, बल्कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में पारंपरिक कौशल और आधुनिक तकनीक के समन्वय से उत्तर प्रदेश को कौशल प्रदेश के रूप में विकसित किया है। साथ ही प्रदेश IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और AI हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने युवाओं से कम एक कौशल सीखने का संकल्प लेने का आग्रह करते हुए कहा कि कौशल की आत्मनिर्भरता का आधार स्वाभिमान का संबल और विकसित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पूंजी है।
और अब खबर मानसून से जुड़ी हुई। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में बारिश से मुश्किलें और बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में ऑरेंज अलर्ट और चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए और मंगलवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 23 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। लोगों को इस सलाह दी गई है कि वे अगले कुछ दिनों तक बिना जरूरत की यात्रा ना करें, पानी वाले इलाकों और भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो आज देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट है। उधर रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश, भूस्खलन, जलभराव और अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए आज देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत और टिहरी जिलों में सभी स्कूल बंद रहेंगे। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, नदी नालों के जलस्तर की लगातार निगरानी करने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में भारी बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से बड़ी तबाही मची हुई है। पुंछ जिले में बादल फटने के बाद आई फ्लैश फ्लड में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की सूचना है। वहीं राजौरी जिले में अचानक आई बाढ़ में एक महिला सहित 2 लोगों की जान चली गई। प्राकृतिक आपदा के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग ने 23 जुलाई तक रियासी, उधमपुर, रामबन, जम्मू, कठुआ और सांबा सहित कई जिलों के साथ साथ डोडा, किश्तवाड़, राजौरी और पुंछ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ और भूस्खलन का पूर्वानुमान जारी किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू स्थित सिविल सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने राहत एवं बचाव कार्यों, आवश्यक सेवाओं की बहाली और प्रभावित परिवारों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए आज दूसरे दिन भी श्री अमरनाथ यात्रा और मां वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। हालांकि लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति के बावजूद श्रद्धालुओं का यात्रा को लेकर उत्साह बरकरार है। अभी बता रहे हैं कि मौसम विभाग के कारण थोड़ी यात्रा को रोक दी गई है। जब तक यात्रा नहीं होती है तब तक हम इंतजार करेंगे। भोले के दरबार में आए हैं, उनके दर्शन करके जाएंगे। नहीं तो हम लोग कल आए। कल यात्रा किया था? कल नहीं, बंद था, आज भी बंद है। आज 2 दिन से बंद है। 23 तारीख का बोला है खुले। हमारा प्लान तो ऐसा है, जो आए हैं दर्शन करके जाने का है, चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, दर्शन करने का है। अभी तो इधर सेफ्टी में है, आगे जाएगा तब पता चलेगा क्या है। आगे जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा यात्रा में 21 तारीख के थे। हाँ, अब देखते हैं, बारिश जो हो रही है उसका हमको रोक दिया गया है सभी यात्रियों को, और जब तक जाएगा यहाँ से हम दर्शन करके जाएंगे। और बारिश कितनी भी हो हम रुकेंगे नहीं। हम भोले बाबा से संबंधित आए हैं, बारिश से संबंधित नहीं आए हैं। जितना भी समय लगेगा देखेंगे पर दर्शन करके जाएंगे बाबा के। और हमको रोका जा रहा है, वो हमारी सेफ्टी के लिए रोका जा रहा है। जहाँ तक हम अच्छी तरह यात्रा कराएंगे, सब हमारी सरकार जो भी है दर्शन करके जाएंगे। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। 16 साल का इंतजार खत्म हो गया है। फुटबॉल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ चुका है। स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को हराकर दूसरी बार फीफा विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। न्यू जर्सी से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की यह खास रिपोर्ट। स्पेन ने एक बार फिर विश्व चैंपियन बन गया है। अपने पहले विश्व कप खिताब के 16 साल बाद ला रोजा ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार फीफा विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। पूरे मुकाबले में स्पेन का दबदबा देखने को मिला। टीम ने खेल के हर पहलू में अपना नियंत्रण बनाए रखा। फाइनल तक हर चुनौती पार करने वाली अर्जेंटीना इस बार स्पेन के सामने फीकी नजर आई।
लियोनेल मेसी विश्व कप में एक आखिरी जादुई पल की तलाश में थे, लेकिन स्पेन की अनुशासित रक्षा पंक्ति ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। दूसरी ओर गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज ने कई शानदार बचाव कर अर्जेंटीना को मुकाबले में बनाए रखा। अगर उनकी ये बेहतरीन सेव नहीं होते तो मैच का फैसला काफी पहले हो सकता था। 106वें मिनट में मैच का सबसे बड़ा पल आया। फेरान टोरेस ने बॉक्स के भीतर शानदार नियंत्रण दिखाते हुए बाएं पैर से गेंद को गोल में पहुंचाया और स्पेन को 1-0 की बढ़त दिला दी और स्पेनिश प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका दे दिया। यही गोल विश्व कप का निर्णायक गोल साबित हुआ। पूरे टूर्नामेंट में यह टोरेस का पहला गोल था, लेकिन यही उनके करियर का सबसे यादगार गोल बन गया। गोल खाने के बाद अर्जेंटीना ने बराबरी के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन स्पेन की रक्षा पंक्ति चट्टान की तरह डटी रही। स्टॉपेज टाइम में अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड भी दिखाया गया, जिससे टीम की मुश्किलें और बढ़ गईं। कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, रियली गुड टीम, बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर्स है एंड वेरी हार्ड वर्किंग, टोटली डिजर्व दिस विन। हमें तो लग रहा था स्पेन जीतेगा, डोमिनेशन वाज नॉट सरप्राइज, सही था, मतलब देव बिन प्लेइंग ग्रेट थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो लग तो रहा था कि डोमिनेट कर पाएंगे और आज उन्होंने किया। अगर आप सेमीफाइनल्स भी देखें, अगर अगेंस्ट फ्रांस स्पेन का गेम बहुत अच्छी तरीके से खेला। वो लोग हमेशा एक टीम के ऐसा खेलते हैं। मेरा अर्जेंटीना में जो मेसी का जो है वो अगर इफ ही इज हैविंग एन ऑफ डे देन द अर्जेंटीना टीम विल नॉट शो अप, बट स्पेन का वही बेस्ट पार्ट है कि वो लोग टीम की तरह अच्छे 11 प्लेयर्स फील्ड पे अच्छा खेलते हैं। स्टेडियम के बाहर स्पेन के झंडों से सड़कें पट गईं। प्रशंसकों ने अपनी टीम की ऐतिहासिक जीत का जमकर जश्न मनाया। वहीं लियोनेल मेसी के लिए यह टूर्नामेंट बेहद भावुक अंत लेकर आया। माना जा रहा है कि यह उनका आखिरी विश्व कप था। दूसरी ओर स्पेन के लिए एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत है। 16 साल बाद फीफा विश्व कप की ट्रॉफी एक बार फिर स्पेन के हाथों में है। स्पेन ने सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं जीता, बल्कि अर्जेंटीना को हर मोर्चे पर मात दी। मेसी का मैजिक नहीं चला और 16 साल बाद स्पेन ने खिताब पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज़, न्यू जर्सी। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पीवी सिंधु का मानना है कि उनके लिए जीत की राह तय करना कतई आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी सही रणनीति ने उन्हें उनके विरोधी जापान की यामागुची के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। I think my strength is more of attack, and I made sure that I was consistent in my attack, and accordingly I was, it's not that I was getting points, but it was that, I had to fight for every point. Even though it was long rallies, I had to win those long rallies, and there were times where I had won those long rallies. And, even though I was leading, I did not relax, because there were times where, I was leading and then she came back. I think we fought for each and every point, irrespective of leading or me being down. I think it was very important that, to fight for every single point. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।